मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। कॉलोनी में सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर सुदर्शन के यहाँ उनकी पुत्री के विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। सुदर्शन ने 3 वर्ष पहले ही कॉलोनी में मकान बनवाया था और उस समय की लागत के अनुसार मकान बनवाने में केवल 1 लाख रुपए लगे थे। 4 बड़े कमरे, बैठक, रसोई घर, हर एक कमरे से जुड़ा गुसलखाना, सामने सुंदर लॉन जिसमें तरह तरह के फूल लगे थे और पीछे एक बड़ा आंगन था। मकान की शान शौकत देखते ही बनती थी। उसी सुदर्शन के मकान के सामने आज विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरी सड़क घेर कर काफी दूर तक कनातें लगाई गई थीं। शहर की सबसे नामी फर्म ने सजावट का ठेका लिया था। चांदी और सुनहरे तारों की लड़ियां, रंग बिरंगे बल्ब, सोफे और गद्दीदार कुर्सियां, झाड़ फानूस, सभी से वो पूरा क्षेत्र सजा हुआ था। स्वागत द्वार के पास ही परंपरागत शहनाई वादन हो रहा था। उसके लिए भी प्रसिद्ध कलाकार बुलाए गए थे। जब मकान बना था तब भी पड़ोस में रहने वाले प्रोफेसर बलराज को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतना रुपए सुदर्शन के पास कहां से आया। उन्हीं को नहीं, अन्य लोगों को भी इस बात पर अचंभा हुआ था, लेकिन यह पूछने का साहस किसी में नहीं था। आज बलराज को सुदर्शन की पुत्री के विवाह पर की गई सजावट और शान शौकत देखकर विस्मय हो रहा था। बलराज 1000 रुपए वेतन पाकर भी कभी मकान बनवाने की कल्पना नहीं कर सके और 15 वर्षों से इस कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। उनकी पत्नी कभी कभी व्यंग्य में कह दिया करती थी, जाइए देख ली आपकी प्रोफेसरी, इस मास्टरी लाइन में रखा ही क्या है, देख लो सामने वाले नायब तहसीलदार विजय ने कैसी शानदार कोठी बनवा ली है और उधर देखो थानेदार जय सिंह ने नए ढंग से क्या प्यारा बंगला बनवाया है। अपने बाईं ओर सुदर्शन की कोठी तो देख ही रहे हो, दाएं तरफ वाली विकास अधिकारी रतन चंद्र की कोठी पर भी नजर डाल लो, इन्हें क्या तनख्वाह मिलती है। सच तो यह है कि शायद तुमसे आधे से भी कम तनख्वाह मिलती होगी, लेकिन देख लो क्या ठाठ हैं। सभी के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फल और मेवों से घर भरे हुए हैं, और एक हम लोग हैं, न ढंग से खा पाते हैं और न पहन पाते हैं। वही कहावत हुई न, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बलराज पत्नी की बातों पर अक्सर झुंझलाया करते थे, किंतु वो जानते थे कि उनकी पत्नी की बातों में दम है, गहरी सच्चाई है। वो आज तक नहीं समझा सके कि इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, कैसे वे इतना बढ़िया शान शौकत भरा जीवन बिता रहे हैं, और वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते। बलराज जैसे सीधे सादे प्रोफेसर इस प्रश्न का उत्तर खोजने पर भी नहीं ढूंढ पाते थे। वो एक कॉलेज में भारतीय इतिहास के प्राध्यापक थे। प्रायः उनका अधिकांश समय गहरे अध्ययन और चिंतन मनन में ही बीतता था। परिवार में पत्नी के अलावा एक बड़ा पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। पुत्र केवल BA तक ही पढ़ सका और एक फर्म में विक्रय प्रतिनिधि हो गया। उनकी दोनों लड़कियों ने अवश्य MA, B.Ed कर लिया था। तीनों बच्चे बहुत सुंदर थे। लड़के का विवाह हो चुका था और एक बच्चा था। लड़कियों के विवाह की चिंता उन्हें परेशान किए हुए थी। कई वरों को उन्होंने देख लिया था और कई वर और उनके माता पिता उनकी पुत्रियों को देख चुके थे, किंतु फिर भी कहीं बात तय नहीं हो पाई थी। वो काफी परेशान थे। सोचते थे कि दोनों ही लड़कियां विवाह योग्य हैं, 2-4 दिन के अंतर से दोनों का ही विवाह कर देंगे, लेकिन जब वर मिलेगा तभी तो विवाह होगा। किंतु वर कहाँ मिले। उनकी नजर सुदर्शन की कोठी की ओर चली गई। इस समय तक पंडाल भर चुका था। बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी अपनी कारों में आए थे। आखिर आते क्यों नहीं। सुदर्शन सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर जो था, इसीलिए शहर के व्यापारी वर्ग के सभी गण्यमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित थे। बलराज चौंके, ओह, वे व्यर्थ की बातें क्यों सोच रहे हैं। उन्हें भी अब सुदर्शन के यहाँ पहुँच जाना चाहिए। घर की महिलाएं पड़ोस में जा चुकी थीं।
घर में अब उनके सिवा कोई नहीं था। वो भी जल्दी जाना चाहते थे, किंतु मन में अनजाने ही एक ऐसी अव्यक्त वेदना घर कर गई थी कि हृदय पर उन्हें एक भारी बोझ सा अनुभव हो रहा था। यह शायद अपनी पुत्रियों के विवाह तय न हो पाने के कारण था। पटाखों और बैंडबाजों की आवाज से उनकी विचारधारा टूटी। ओह, बारात आ गई। बलराज तुरंत दरवाजे पर ताला लगाकर पड़ोस में लपके। बारात अब बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी और बैंड के शोर में ट्विस्ट नाच अपनी चरम सीमा पर था। आगत अतिथिगण उठकर खड़े हो गए थे। उनमें से कुछ आगे बढ़कर नाच देखने लगे। वर का सजा सजाया घोड़ा अब स्वागतम वाले द्वार के बिल्कुल निकट आ गया था। बलराज भी अब आगे बढ़ आए थे। परिवार की महिलाओं द्वारा अब वर का स्वागत हो रहा था। फूलों का सेहरा उठाकर वर के माथे पर तिलक किया जा रहा था। वर के मुख को देखने की उत्सुकता से बलराज ने भीड़ में सिर ऊपर उठाकर उसके मुख को देखा तो वो बुरी तरह चौंक गए। वर का मुख उनका अत्यंत जाना पहचाना था। बलराज का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। यह सब कैसे हुआ? सचमुच यह कैसे हुआ? अशोक यहाँ कैसे आ गया? लगभग 3 महीने पहले यही अशोक अपने पिता, भाई, माँ तथा बहन के साथ उनकी पुत्री रुचि को देखने उनके यहाँ आया था। उस दिन उन्होंने भी अपने आस पड़ोस के 4 आदमियों को इकट्ठा कर लिया था, जिसमें पड़ोस के सुदर्शन का परिवार भी सम्मिलित था। बलराज को वो दिन अच्छी तरह याद था। अशोक अत्यंत सुंदर व सुसंस्कृत नवयुवक था। वो अच्छे पद पर था। एकाध वर्ष में स्टेट बैंक की किसी शाखा का मैनेजर बनने वाला था। उनके एक मित्र ने उससे तथा उसके परिवार से बलराज का परिचय कराया था। लड़का उन्हें बहुत पसंद आया था और उन्होंने अपनी रूपमती पुत्री रुचि का उससे विवाह कर देने का निश्चय कर लिया था। किंतु निश्चय कर लेना एक बात है और कार्य रूप में परिणत करना दूसरी बात है। उनकी हार्दिक इच्छा होने के बावजूद अशोक और रुचि का विवाह तय नहीं हो सका था। इसमें सबसे बड़े बाधक अशोक के पिता थे। उनके उस समय कहे गए शब्द अब बलराज के कानों में गूंज रहे थे। प्रोफेसर साहब, यह ठीक है कि आप एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हैं। यह भी सही है कि आप अच्छी तनख्वाह पाते हैं, लेकिन यह बताइए आप हमें क्या दे सकते हैं? मेरा लड़का MA BCom है, बैंक में बड़ा अफसर होने जा रहा है। हमने उसकी पढ़ाई लिखाई पर 40-50 हजार से ऊपर खर्च कर दिया है और अफसर बनवा दिया है, इसीलिए न कि हमें यह सब रुपए वापस मिल जाएगा। उन्होंने रुककर फिर कहा, यदि आप हमें 1 लाख रुपए नकद दे सकते हैं और लड़की के जेवर, कपड़ों के अलावा फ्रिज, रंगीन टेलीविजन और स्कूटर दे सकते हैं तो मिलाइए हाथ। बात अभी और इसी समय पक्की समझिए, नहीं तो हमें माफ कीजिए। बलराज उस मांग को सुनकर अत्यंत विचलित हो गए थे। वह मात्र एक प्रोफेसर थे जिसके पास वेतन और कुछ परीक्षाओं में परीक्षक होने से प्राप्त धन की ही आमदनी थी। वो दहेज को सदा समाज और देश के लिए अभिशाप समझते रहे, इसीलिए उन्होंने अपनी आदर्शवादिता का निर्वाह करते हुए अपने पुत्र के विवाह में कुछ नहीं लिया था। उन्हें अपनी पुत्रवधू पसंद आ गई थी और वो प्रसन्नता के साथ उसे अपनी बहू बना कर ले आए थे। वो उससे आज भी पूर्णतया संतुष्ट थे। उन्हें कभी भी उससे या उसके परिवार से शिकायत नहीं हुई थी। वे यही सोचते थे कि जब मैंने अपने पुत्र के विवाह में कुछ नहीं लिया तो मेरी पुत्रियों के विवाह में भी मुझसे कोई कुछ नहीं मांगेगा। किंतु आज उनका वो स्वप्न छिन्न भिन्न हो गया। वो पराजित हो गए। उनके सम्मुख ठोस यथार्थ आ चुका था। उन्होंने बड़े निराशा भरे स्वर में अशोक के पिता से कहा था, आपकी मांग ऐसी है कि मुझ जैसा अध्यापक कभी पूरी नहीं कर पाएगा। कैलाश जी, एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो अपनी संतानों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर हर रूप में योग्य व समर्थ बनाकर उनका जीवन व्यवस्थित कर दे। वो कर्तव्य मैंने कर दिया है। मेरी लड़की अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ MA BEd है, गृह कार्य में पूर्णतया दक्ष है। मुझे
विश्वास है कि जहाँ भी जाएगी वो घर उसे पाकर सुखी होगा। मैं आपको केवल एक ही भरोसा दे सकता हूँ कि अपनी सामर्थ्य से बढ़कर अच्छे से अच्छा विवाह करूँगा और आपको संतोष देने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन किसी भी चीज को देने का वादा नहीं कर सकता। और कैलाश जी अपने पुत्र अशोक को लेकर वापस चले गए थे। बलराज की पुत्री का विवाह तय नहीं हो पाया था। उस दिन वो बेहद निराश और मायूस रहे। उन्होंने उस दिन खाना नहीं खाया और किसी से बोले भी नहीं। जीवन में पहली बार उन्हें यथार्थ के ठोस धरातल का एहसास हुआ था। वो जान गए थे कि यह दुनिया अब उनके स्वप्नों की दुनिया नहीं रही है। यह बहुत बदल गई है, सचमुच बेहद बदल गई है। अब वही लड़का अशोक वर के रूप में सामने खड़ा था, और वो भी पड़ोसी सुदर्शन के यहाँ। क्या सुदर्शन ने अशोक के पिता की पूरी मांगे मान ली? लेकिन यह कैसे हो सकता है? सुदर्शन के पास इतना रुपए कहाँ से आया? और उनकी लड़की भी तो अत्यंत कुरूप और मात्र इंटर पास है। अशोक को तो सुंदर लड़की चाहिए थी। क्या अशोक ने उसे पसंद कर लिया? वो अपने कंधे पर किसी के हाथ की थपथपाहट से चौंके। सड़क के उस पार की कोठी के मालिक रामेंद्र बगल में खड़े थे। उन्होंने पसीने में भीगा अपना चेहरा उनके मुख पर टिका दिया और खोए खोए से देखते रहे। रामेंद्र उन्हें भीड़ से अलग एक किनारे ले गए और धीरे से बोले, मैं जानता हूँ कि आप इस लड़के अशोक को देखकर बेहद चौंके हैं और शायद दुखी भी हुए हैं। मैं आपके मन की व्यथा समझ रहा हूँ प्रोफेसर साहब। बात इतनी है कि आजकल वरों की नीलामी हो रही है। जो जितनी अधिक ऊंची बोली लगाएगा वही अपनी पुत्री का विवाह कर पाएगा। सुदर्शन ने आपके यहाँ इस लड़के को देख लिया और उसके बाप से उसे खरीद लिया। उधर देखिए, सामने इशारा करते हुए उन्होंने फिर कहा, इसे देने के लिए नया स्कूटर खड़ा है। फ्रिज, रंगीन टेलीविजन, स्टीरियो और टेप रिकॉर्डर कोने में रखे हैं। मंडप के नीचे साड़ियों और जेवरात की बहार पर भी नजर डालिए। यही सब तो इस वर के पिता को चाहिए था जो आप दे नहीं सके थे। शायद आपको यह भी पता नहीं कि सुदर्शन ने तिलक की रस्म के समय 51,000 रुपए दिए थे और शेष अब दिए जाएंगे। बलराज ने भर्राए अटकते स्वरों में कहा, लेकिन सुदर्शन की लड़की, वो तो बहुत बदसूरत है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। क्या लड़के ने उसे पसंद कर लिया? रामेंद्र व्यंग्य से मुस्कुराए, धीरे से बोले, लड़के ने ही तो लड़की पसंद करके शादी की है। लड़के को लड़की नहीं, रुपए चाहिए था, दहेज चाहिए था। वो मिल गया। एक बड़े होटल में दावत पर इन सभी को बुलाया गया था। वही मोल भाव हुआ था और तुरंत वही तिलक की रस्म भी कर दी गई थी। तभी तो हम लोगों को पता नहीं चला। वो तो कल मेरी पत्नी को कहीं से यह सब कुछ पता चला, तब मैं जान पाया। बलराज ने खोए खोए स्वर में कहा, रामेंद्र जी, इतना सब कुछ देना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। तब मैं क्या करूँगा? मेरी लड़कियों का विवाह कैसे होगा? रामेंद्र जी ने सहानुभूति पूर्वक कहा, मैं आपकी कठिनाई समझ रहा हूँ प्रोफेसर साहब, लेकिन आज का युग तो मोलभाव का युग है, नीलामी का युग है। आपने दुकानों में सजी हुई वस्तुओं पर कीमतें टंगी हुई देखी होंगी। बढ़िया माल चाहिए, बढ़िया दाम देने होंगे। वही हाल आजकल वरों का है। वर का जितना बड़ा पद होगा उसी अनुपात में आपको उसकी कीमत नकद एवं सामान के रूप में देनी होगी। रामेंद्र जी ने थोड़ा रुककर फिर सांस भरकर धीरे से कहा, बोलिए, आप कैसा और कौन सा माल खरीदेंगे? चाहे जैसा माल खरीदिए, शर्त यही है कि कीमत आपको देनी होगी। बलराज हल्की सर्दी में भी पसीने से बुरी तरह भीग चुके थे। वो एकटक असहाय दृष्टि से ठाकुर साहब को देखते रहे और फिर बिना कुछ बोले तेजी से अपने घर की ओर बढ़ गए। बलराज कब तक निश्चेष्ट पड़े रहे, यह उन्हें याद नहीं। उनका शरीर निश्चेष्ट अवश्य था, किंतु उनका मस्तिष्क सक्रिय था। वो अनर्गल विचारों में डूबते उतराते रहे और उनकी तंद्रा तब टूटी जब उनकी पत्नी ने उनके माथे को सहलाया।
फिर उसने धीरे से पूछा, क्या सो गए? उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर एक क्षण अपनी पत्नी को देखा और फिर निर्निमेष उसे देखते ही रहे। पत्नी ने घबराए स्वर में पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है न? आपकी आंखें लाल क्यों हैं? बलराज धीरे से उठकर बैठ गए और हौले स्वर में बोले, मैं ठीक हूँ रमा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पलंग के पास पड़ी कुर्सी पर पत्नी बैठ गई। कुछ क्षणों तक खामोशी रही। फिर रमा ने धीरे से कहा, सुदर्शन जी रात्रि भोज के लिए आपको काफी ढूंढते रहे। शायद वो लड़की के दहेज का सामान भी आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप क्यों चले आए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि इस तरह दुखी होने से क्या होगा। हम अपनी विवशताओं की सीमाओं में बंधे हैं। हम अपने आप को बेचकर भी इतना सब कुछ नहीं दे सकते, किंतु मुझे विश्वास है कि चाहे देर से ही सही, वो समय जरूर आएगा जब कोई समझदार नौजवान इन दहेज के बंधनों को तोड़कर हमारी बेटी को ब्याह ले जाएगा। हाँ, हमें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी। बलराज ने भर्राए स्वर में कहा, नहीं रमा, ऐसा विश्वास व्यर्थ है। सोने और चांदी से चमचमाते इस युग में हम सीमित साधनों वाले इंसान जिंदा नहीं रह सकते। क्या तुम्हें यह विचित्र नहीं लगता कि पड़ोसियों की कम पढ़ी लिखी बदसूरत लड़कियां एक एक कर ब्याही जा रही हैं, क्योंकि वे अच्छा दहेज दे सकने में समर्थ हैं, इसलिए कि उनके पास रिश्वत, सरकारी माल की हेरा फेरी और भ्रष्टाचार से कमाया पैसा है, और हम ईमानदार लोग असहाय एवं बेबस होकर यह सब देख रहे हैं और सह रहे हैं। रमा, आज धन और पैसे का बोलबाला है। चांदी के जूते के सामने इंसान ने अपनी शर्म, हया, इज्जत, आबरू, मान अपमान सभी को ताक पर रख दिया है। इंसान सरे बाजार बिक गया है, नीलाम हो गया है। बलराज थोड़ी देर रुके, फिर सांस भर कर बोले, मेरे दिल में एक ही बात की कसक है कि एक अध्यापक अपनी सीमित आय के कारण अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक वर की कीमत दे सकने में असमर्थ है। वर पक्ष वाले भी इसीलिए अध्यापकों के पास नहीं आते। तब समाज का यह प्रबुद्ध वर्ग कहाँ जाए, क्या करे? मैं जानता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर मैं या तुम नहीं दे सकते। इस प्रश्न का तो पूरे समाज को ही उत्तर देना होगा। पत्नी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, केवल हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई देती रही। पास के कमरे से कुछ और सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सिसकियां उन लड़कियों की थीं जो शादी का जोड़ा पहनने की प्रतीक्षा में जाने कब से बैठी हैं और जाने कब तक बैठी रहेंगी। पता नहीं उनके सपनों का राजकुमार कब घोड़े पर चढ़कर उन्हें लेने आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।